बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 8 कंपनी के रूल्स देख लिए थे। आज जो हमें टॉपिक करना है वो है बेसिकली ट्रस्ट का कंसेप्ट। ठीक है, तो ट्रस्ट भी एक्चुअल में क्या है, आप एक तरह से नॉन गवर्नमेंटल या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही इसे कह सकते हैं। और अगर मैं इसका एक्चुअल मीनिंग बताऊं तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में? तो यहाँ पर एक पर्सन होता है जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है, जिसे ऑथर कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ ओनर। ठीक है, प्रॉपर्टी का ओनर है। ये क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को संभालने की जिम्मेदारी एक पर्सन को दे देता है जिसे ट्रस्टी बोलते हैं। तो ट्रस्टी ऑब्लिगेशन उठाने को तैयार है कि वो ऑथर की प्रॉपर्टी को संभालेगा। और यहाँ पे ऑथर या ओनर एक डायरेक्शन दे देता है कि आप जो प्रॉपर्टी को संभाल रहे हो या जो प्रॉपर्टी आप मेंटेन कर रहे हो या संभालोगे मेरी प्रॉपर्टी को, उसका बेनिफिट जो है एक थर्ड पार्टी को जाना चाहिए, जिसे बेनिफिशियरी कहते हैं। जिसे बेनिफिशियरी कहते हैं। तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट बना दो पार्टीज के बीच, किसके किसके, ऑथर और ट्रस्टी के बीच। और यहाँ थर्ड पार्टी अब किसको मानो, बेनिफिशियरी को मानो, जिसको फायदे जाएंगे। तो आपको इसके दो एग्जांपल मैं देता हूँ जिससे आपको ये बेटर वे में समझ आ जाए। सपोज करो मेरी एक लैंड है, ये है नगपुरा में। मैं इसे ओन करता हूँ। मेरा नाम जमशेद है। अब मुझे ये लगता है कि यार ये जमीन का कोई खास काम नहीं आ रहा है और ज्यादा समय तक मैं संभाल पाऊंगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ सेलिंग, मैं इस जमीन को मानसी को देता हूँ कि मानसी आप इस जमीन को संभालो। ठीक है, तो मैं यहाँ कौन हो गया, ऑथर हो गया। मानसी बोलती है ठीक है सर मैं संभालूंगी, तो मानसी कौन हो गई, ट्रस्टी हो गई। अब मानसी का आगे सवाल ये कि सर संभाल के मैं करूंगी क्या? तो मैं मानसी को कहता हूँ आप एक काम करना, इसमें एक स्कूल बनाना जिसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट्स है फ्री में पढ़ेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जमीन मेरी है, मैंने संभालने के लिए किसको दी, मानसी को दी। और पर्पस क्या है यहाँ पर, एक तरह का चैरिटेबल पर्पस से स्कूल खुलेगा जहाँ बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। तो अब हमारे बीच जो ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है, इसे आप टर्म दे सकते हो पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है वो स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी आके स्कूल में पढ़ सकता है। अच्छा, एग्जाम्पल चेंज करते हैं। मैं जमशेद हूँ, मेरी एक जमीन है। ये जमीन मैं मानसी को संभालने देता हूँ। मानसी पूछती है सर जमीन का करूंगी क्या मैं? तो मैं मानसी को कहता हूँ मानसी इसका जो भी बेनिफिट आएगा आप मेरी बेटी जोएन को देना। तो यहाँ पर जोएन एक स्पेसिफाइड बेनिफिशियरी है। तो ये माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेनिफिशियरी स्पेसिफाइड है और वो मेरी डॉटर है, तो इसे हम कहेंगे प्राइवेट ट्रस्ट। एक और एग्जांपल देते हैं। मैं जमशेद हूं, मेरी एक जमीन है। मैं जमीन किसको दे रहा हूं, मानसी को दे रहा हूं। मानसी ट्रस्टी हो गई। मानसी बोलती है सर इस जमीन पे मैं क्या करूंगी? मैं कहता हूं तुम एक काम करना, यहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल बना देना। चैरिटेबल हॉस्पिटल का मतलब ये है कि यहाँ पर और भी लोग चंदा देकर जुड़ सकेंगे और यहाँ पर चैरिटी में इलाज होगा। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो पहले तो हमें डिफरेंस समझना होगा। जब बेनिफिशियरी स्पेसिफाइड ना हो, कोई भी बेनिफिशियरी हो सकता है आम जनता में से, तो उसे पब्लिक ट्रस्ट बोलते हैं। ये नंबर वन हो गया। जब बेनिफिशियरी स्पेसिफाइड हो, हमारे घर का ही कोई पर्सन हो, तो उसे प्राइवेट ट्रस्ट बोलते हैं। और जहाँ पे सोल पर्पस चंदा करना होता है, चैरिटी करना होता है और स्पेसिफाई करते हैं कि चैरिटी करेंगे, जैसे चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल, तो उसे चैरिटेबल ट्रस्ट बोलते हैं। तो सरकार का ज्यादा फोकस जो रहता है वो चैरिटेबल ट्रस्ट में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज का वेलफेयर ही करती है। ठीक बात है। तो आई होप आपको ट्रस्ट का मतलब समझ आ गया है। अब सवाल ये उठता है ट्रस्ट क्रिएट कौन कौन कर सकता है? तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट वो लॉ है जो इंडिया में ट्रस्ट को गवर्न करता है। और उसका सेक्शन ये 7 जो है वो ये कहता है कि हर वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है, मतलब मेजर है, साउंड माइंड का है और किसी लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं है, या फिर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या तो कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या तो एक वुमेन, या तो एक कंपनी, या माइनर के बिहाफ में कोर्ट ऑर्डर से अगर कोई चाहे तो ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। फिर रिपीट करते हैं, कंपिटेंट पर्संस, माइनर के बिहाफ में कोर्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, वुमेन्स और कंपनी, ये लोग सब जो है ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
ट्रस्टी कौन हो सकता है? तो हर वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कैपेबल है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कैपेबल है अगर मैं आपको बताऊं, तो एक मेजर पर्सन जो 18 साल के ऊपर का है, एक साउंड माइंड का पर्सन जिसका दिमाग बहुत सही जगह पर है, और एक ऐसा पर्सन जो हर लॉ में क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वो जो है बेसिकली ट्रस्टी बन सकता है, प्रॉपर्टी को संभाल सकता है। ठीक है, अब आपको मैंने पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट दोनों का मतलब बता दिया है, तो जैसे डिस्टिंग्विश करने जाएंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। अगर बहुत सारे बेनिफिशियरी है तो पब्लिक ट्रस्ट हो गया, और जहाँ पे बेनिफिशियरी नैरो है, कम है, वो क्या हो गया? प्राइवेट ट्रस्ट हो गया। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट में बेनिफिट अनसर्टेन होता है, कितने लोग फायदा उठाएंगे पता नहीं है। प्राइवेट ट्रस्ट में बेनिफिट सर्टेन होता है, जैसे मेरी बेटी के नाम प्रॉपर्टी है तो मेरी बेटी ही फायदा उठाएगी। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट ज्यादा बड़े होते हैं और वाइडर स्कोप के होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट का स्कोप नैरो होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए, बहुत ज्यादा है, पर फिर भी उनको पब्लिक ट्रस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट जो है वहां पे अमाउंट स्पेसिफाइड है, कितने लोग हैं? 5,000। ठीक है, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, तो ये माना जाएगा ये भी प्राइवेट ट्रस्ट है, क्योंकि कंपनी ने अपने पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए क्या किया है? ट्रस्ट क्रिएट किया है। ठीक है, तो पब्लिक ट्रस्ट के लिए जरूरी बात यह है कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हो। अनसर्टेन मतलब होता है कितने भी, अनलिमिटेड आ सके। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रस्ट को एग्जाम्पशन क्या मिलते हैं इनकम टैक्स में। तो नॉर्मली जब भी इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन की बात आएगी तो देख लिया जाएगा ट्रस्ट कैसा है, पब्लिक ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट है कि रिलीजियस ट्रस्ट है। तो जैसे सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 ये कहता है बेसिकली कि अगर आपने कोई ट्रस्ट बनाया है स्पोर्ट्स को, एजुकेशन को, साइंटिफिक रिसर्च को, प्रोफेशन को, या खादी या विलेज बेस्ड इंडस्ट्री या हॉस्पिटल को प्रमोट करने के लिए, तो इसे चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मानेंगे और आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 10 में। ठीक है, सेक्शन 11 बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई ऐसा ट्रस्ट है जिसका काम बेसिकली ऐसा है, या जिसका जो प्रॉफिट है कहीं ना कहीं रिलीजियस या चैरिटेबल नेचर का ही है, तो उसे क्या करा जाएगा? ट्रस्ट की पूरी इनकम में ना जोड़कर उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मैं ट्रस्ट चलाता हूं, ट्रस्ट की कमाई 100 करोड़ है, इसमें से 40 करोड़ मैं क्या करता हूं? डोनेट कर देता हूं। ये डोनेट मैं कर रहा हूं तिरुपति बालाजी मंदिर में, तिरुपति बालाजी मंदिर में। तो सेक्शन 11 ये बोलता है कि अपने जितना अमाउंट जो है रिलीजियस या चैरिटेबल नेचर के लिए डोनेट कर दिया है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 10 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इन चीजों को प्रमोट करोगे तो टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा। और सेक्शन 11 बोल रहा है कि अपने ट्रस्ट का अगर एक हिस्सा रिलीजन या चैरिटी में लगाते हो तो उसको ट्रस्ट की टोटल इनकम में नहीं गिनेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। देन बारी आती है सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 ये बोलता है कि कुछ इनकम ऐसी होती है जिन्हें ट्रस्ट की टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? तो कोई भी ऐसी इनकम जो आपको चैरिटी या रिलीजियस नेचर के काम से मिली है, एग्जांपल के तौर पे आपको डोनेशंस मिले हैं, डोनेशंस एग्जेम्प्टेड हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने इनकम का 25% का जो हिस्सा टोटल में से चैरिटी के लिए निकाल के रखा है, 25% जो आप चैरिटी कर रहे हो, तो जितने अमाउंट की आप चैरिटी कर रहे हो उतने पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, कोई भी ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट जो 1 अप्रैल 1961 के पहले बना है और अगर उसके नाम से एक प्रॉपर्टी खरीदी गई है, ठीक है, जिसमें रिलीजियस या चैरिटेबल वर्क होता है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, आपको ये बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। सेक्शन 10 बोलता है कि स्पोर्ट्स, एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, प्रोफेशन, खादी, ये सब पे लगाओगे तो एग्जाम्पशन है। दूसरा, आपके ट्रस्ट की इनकम से जितना आपने निकाल दिया रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, उसको टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। सेक्शन 12 बोलता है ये सारी इनकम को आप टैक्स में नहीं गिनोगे। सबसे पहले किसको नहीं गिनोगे? कोई भी ऐसी इनकम जो उस प्रॉपर्टी से आ रही है जो चैरिटेबल या रिलीजियस नेचर की है। दूसरा, वो इनकम जो 25% तक है और आपने उसको सेट असाइड कर दिया, अलग कर दिया अपनी टोटल इनकम में से। या कोई भी प्रॉपर्टी जो ट्रस्ट की इनकम से खरीदी गई है, कब? 1 अप्रैल 1961 के पहले। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है।
फोर्थ पॉइंट ना करके फिफ्थ पॉइंट हम करेंगे, क्योंकि फोर्थ पॉइंट ऊपर वाले का ही आपका रिपीटिशन है। कोई भी इनकम जो 1952 के पहले हुई है और उस इनकम को इंडिया के बाहर खर्चा किया गया है चैरिटेबल पर्पस के लिए, या फिर कोई भी ऐसी इनकम जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आई है ट्रस्ट में, मतलब चंदा दिया है बाहर के लोगों में, तो उसमें भी बेनिफिट मिलता है। वैसे कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या वुमेन या चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। तो आपको पहले तो सारे टैक्स एग्जेम्पशन बहुत अच्छे से क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, अब बारी आती है क्या प्राइवेट ट्रस्ट को भी टैक्स एग्जेम्पशन मिलते हैं? तो इस पर डिपेंड करता है कि वो ट्रस्ट कैसा है। ठीक है, अगर ट्रस्ट नॉन डिस्क्रेशनरी है, नॉन डिस्क्रेशनरी का मतलब ट्रस्टी को कह दिया गया है कि भैया सारा बेनिफिट इस बंदे को जाना चाहिए, जैसे एक्स को, तो जो भी एक्स होगा उसके हाथ में पूरी इनकम टैक्सेबल है। लेकिन अगर वो बेनिफिशियरी एक माइनर है, तो क्या होगा, जो पेरेंट है उनकी इनकम में क्लब कर दिया जाएगा बेनिफिट को। एग्जांपल के तौर पे अजय ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी संभालने के लिए दी अमित को, और बोला इसका सारा बेनिफिट जो है अतुल को जाना चाहिए। तो क्योंकि अतुल को बेनिफिट जा रहा है तो अतुल की इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अतुल बिलो 18 साल है, अगर अतुल 18 साल से कम है, तो ये इनकम क्लब हो जाएगी। क्लब होने का मतलब है कमाई तो हो रही है अतुल की, पर क्योंकि एक माइनर है और एक बेनिफिशियरी है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम में ये क्लब हो जाएगा। मतलब टैक्स तो पटाना ही पड़ेगा भैया, एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। ठीक है, वैसे अगर ट्रस्ट डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट हो, डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट का मतलब होता है जहाँ ट्रस्टी जो है अपने हिसाब से किसी को बेनिफिशियरी बना सकता है। तो नॉर्मली ये माना जाएगा ट्रस्टी किसी को, जिसको बेनिफिशियरी बनाएगा, जिस हद तक सामने वाले को फायदा मिलेगा उस हद तक आपको क्या है, टैक्स पटाना पड़ेगा आपको, मतलब उस बेनिफिशियरी को जिसने फायदा उठाया है। अब आगे हम ये पढ़ते हैं कि ट्रस्ट फॉर्म कैसे किया जाता है, ट्रस्ट बनाया कैसे जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर ट्रस्ट बनाना है तो पर्सन की एज 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, वो मेंटली साउंड होना चाहिए और टर्म्स एंड कंडीशन को समझ जाना चाहिए उसको। तो अगर तुमको ट्रस्ट को रजिस्टर कराना है इंडियन ट्रस्ट एक्ट में, तो कुछ एस्पेक्ट्स का ध्यान रखो। ठीक है, जैसे सबसे पहला एस्पेक्ट तुम क्या ध्यान रखो, ये देख लो कि ट्रस्ट का नाम क्या है, ट्रस्ट का एड्रेस क्या है, ट्रस्ट किस पर्पस के लिए बना रहे हो। ठीक है, सेटलर कौन है, सेटलर मतलब प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, ट्रस्टी कौन है ये देख लो, मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे दे रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे दे रहे हैं ये देख लो। अब जैसे ये सारी चीज आपने क्या करी, एंश्योर कर दी कि भाई ये सब है, प्रॉपर्टी का ओनर है, ट्रस्टी भी प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ 2 ट्रस्टी क्यों लिखा है, क्योंकि आप चाहे तो एक से अधिक ट्रस्टी भी रख सकते हैं। ठीक बात है, तो ये एंश्योर कर दिए। अब बनाने के लिए क्या करो, एक डीड बनाओ। डीड मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने बताया, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच आपका बनेगा, तो ये बनेगा ऑथर, अच्छा सेटलर भी एक ही वर्ड है, दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होने का है अपने को। प्रॉपर्टी का ओनर होगा ये, और ट्रस्टी, इनके बीच भाई कॉन्ट्रैक्ट बना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है भाई, सारी टर्म एंड कंडीशन बराबर बराबर टाइम से लिख दी जाएगी। खासकर जो चीजें लिखी जाती है वो ये सब होता है कि बताओ ऑथर या सेटलर कौन है, उसका क्या नाम है, ट्रस्टी कौन है, बेनिफिशियरी अगर पता है तो। ठीक है, ट्रस्ट का नाम क्या होगा, जैसे मेघा फाउंडेशन अपन रख दिए। ठीक है, कहाँ पे ट्रस्ट का ऑफिस होगा। ठीक, ट्रस्टी को प्रॉपर्टीज कैसे मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट, अगर ट्रस्टी मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी आगे डाइवर्स्ट कैसे होगी, डाइवर्स्ट मतलब किसको जाएगी अगर ट्रस्टी मर गया प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ट्रस्टी के राइट्स ड्यूटीज क्या होंगे और उसको रिप्लेस कैसे किया जा सकता है, बेनिफिशियरीज के राइट एंड ड्यूटी क्या होंगे, और फाइनली ट्रस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, मतलब ट्रस्ट खत्म कैसे होगा। अब ये सारी चीज आपने ट्रस्ट डीड में डाल दी, तो सिग्नेचर ले लो, किसका किसका लगेगा, सेटलर का मतलब ऑथर का, ट्रस्टी का, और विटनेस मतलब कम से कम 2 विटनेस लगेंगी और उनका साइन लगेगा। अब तुम क्या करो, उसको प्रिंट ले लो, स्टैम्प पेपर पे ले लो, रजिस्ट्रार के पास जमा करा दो। कौन सा रजिस्ट्रार, तो यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन करता है उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एंड ट्रस्ट होता है, ये ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन कर देगा। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा तो सेटलर और विटनेस का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जब ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड हो जाएगी
तो सब रजिस्ट्रार जो है, सब रजिस्ट्रार कौन होता है? जो सब डिस्ट्रिक्ट में होता है। क्या होता है कि बहुत सारे गाँवों में ना रजिस्ट्रार पहुंच नहीं पाता, तो वहाँ सब रजिस्ट्रार को रख देता है। वो डीड की एक फोटोकॉपी अपने पास रख देगा और ओरिजिनल कॉपी जो है वो रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न कर देगा? ऑथर को। ठीक है। ट्रस्ट चाहे तो अपना पैन नंबर के लिए अप्लाई भी कर सकती है और अपना बैंक अकाउंट भी खुला सकती है, क्योंकि अभी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई है। यहाँ पर जाकर बेटा आपका पूरा ट्रस्ट का कंसेप्ट जो है खत्म हो गया। आपको ये कंसेप्ट पढ़ना है। अब बारी आती है सोसाइटी के बारे में पढ़ने की। इसका कंसेप्ट सेक्शन 8 कंपनी और ट्रस्ट से थोड़ा अलग है। सोसाइटी क्या है? बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पर्सन को बोलते हैं जो एक कॉमन पर्पस के लिए मिले हैं। क्या होता है, आज जैसे मेरे दिमाग में मैंने एक मूवी देख ली जय हो। अब उसमें क्या है, सलमान भाई ने बोला कि तुम एक की मदद करो, एक बंदा 3 की करेगा, फिर वो करेंगे तो ऐसे चेन बन जाएगी। अब ये बात मेरे दिल पे लग गई यार, तो मैंने भी अपना एक ग्रुप बना लिया और मैं बोला अब क्या करूंगा, मैं लोगों की चेन जोड़ूंगा, मदद करूंगा। तो गवर्नमेंट बोलती है जा भाई कर दे। तो अगर ऐसा ग्रुप में काम करना है सोशल वेलफेयर के लिए, तो सोसाइटी बेस्ट मेथड है। इस सोसाइटी का बस रजिस्ट्रेशन अपने को कराना होता है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 में, सॉरी 1860 में रजिस्ट्रेशन बस करवाना है। तो अभी इंडिया में क्या है, जो सेक्शन 20 है वो ये बोलता है इन कामों के लिए तुम सोसाइटीज बना सकते हो। ठीक है। किन किन कामों के लिए? चैरिटेबल सोसाइटी बना दो भाई तुम मिलिट्री ऑर्फेन फंड बना दो। मिलिट्री ऑर्फेन मतलब जो हमारे शहीद जवान हैं उनके जो बच्चे या जो विडोज होती है उनके बेनिफिट के लिए। तुम साइंस लिटरेचर ये सब चीजों को प्रमोट करने के लिए सोसाइटी बना दो। पॉलिटिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल ज्ञान देने के लिए सोसाइटी बना दो। लाइब्रेरी वाइब्रेरी बनानी है सरकारी वरकारी टाइप से, जहाँ पे फ्री में लोगों को पढ़वाओगे, उसके लिए सोसाइटी बना दो। जो म्यूजियम्स या गैलरीज होती है ना, सब सोसाइटी के फॉर्म में चलती है। इसके अलावा भी कोई ऐसा काम लगे तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेके बना लो। ठीक है। फायदा क्या है सोसाइटी बनाने का? इसका रजिस्ट्रेशन का, फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। ज्यादा रिकॉर्ड विकॉर्ड मेंटेन करने नहीं होते, ज्यादा रूल्स फॉलो नहीं करने होते। ठीक है। सरकार ज्यादा इंटरफियर सोसाइटीज के में करती नहीं है, और क्योंकि अक्सर ये चैरिटी में चलती हैं तो इसमें टैक्स का एग्जेम्पशन होता है। ठीक है। डिसएडवांटेज में आपके लिए छोड़ रहा हूँ बेटा, नोट्स भेजूंगा, सेल्फ पढ़ना, ये इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता। इस चीज पर आते हैं, अगर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन ना हो तो क्या होगा? नॉर्मली माना यह जाता है कि जब आप एक सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो सोसाइटी को लीगल स्टेटस मिल जाता है। ठीक है। और ये जरूरी क्यों है? आपको इनकम टैक्स में अगर कोई आपको एग्जेम्पशन चाहिए होता है, या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, बैंक अकाउंट खोलना होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आगे अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो मेंबर उससे बाउंड है, मतलब मेंबर रूल मान रहे हैं। और इस हिसाब से ये माना जाता है कि सोसाइटी वही काम करती है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखा होता है। अब सपोज करो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या? तो माना जाएगा सोसाइटी का कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है। और अगर लीगल स्टेटस नहीं है तो ना ही सोसाइटी किसी पर केस कर सकती है, ना सोसाइटी के ऊपर केस हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, सोसाइटी एक बार रजिस्टर्ड होती है, सेपरेट एंटिटी बन जाती है, टैक्स में अप्रूवल्स मिलती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है। ठीक है। ऑथेंटिकेशन मिलता है, समाज पहचानता है, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, मेंबर्स बना सकते हो, ये सारी चीजें होती है। नॉन रजिस्ट्रेशन से दिक्कत ये कि आपका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, तो ना आप केस कर सकते हो ना आप पर केस हो सकता है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप नेक्स्ट बात होती है क्या इनका अकाउंट्स एंड ऑडिट जरूरी है? तो बेसिकली ये माना जाता है कि अगर सोसाइटी के नाम पे फंड है या प्रॉपर्टीज है जो मेंबर्स से आया हुआ है, ठीक है, तो ये पैसे को या फंड या प्रॉपर्टी को ये क्या करते हैं, अपने पर्पस के पीछे लगा देते हैं। अब क्योंकि खर्चा पानी बहुत ज्यादा है और पैसा लगता है, तो ये जरूरी होता है कि इनका भी अकाउंट्स बुक मेंटेन किया जाए, और कंपनी की तरह इनकी भी जनरल मीटिंग होती है, जहां पर क्या किया जाता है, ऑडिटेड अकाउंट्स को रखा जाता है, फर्दर रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास जमा कराया जाता है। तो सोसाइटी का हिसाब ऐसा है कि अकाउंट्स को साल में एक बार ऑडिट कराना है क्वालिफाइड ऑडिटर से, और इसकी भी बैलेंस शीट बननी चाहिए। ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटिगेशन का। लिटिगेशन माने केस होता है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, सोसाइटी पर केस बनता है कि मेंबर पर केस बनता है? तो आप एक बात याद रखो, जब एक सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाती है तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है।
जैसे कंपनी है, तो कंपनियों के केस में किस पर केस बनता है, मेंबर पे कि कंपनी पे, स्वाभाविक सी बात है कंपनी पे। तो वैसे ही अगर सोसाइटी भी कुछ गलत गलत करे या गड़बड़ करे तो जो केस है वो किस पर बनेगा, सोसाइटी पर। और सोसाइटी को भी जैसे केस करना हो तो क्या कर सकती है, वो किसी दूसरे पर्सन पर कर सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, नहीं भूलना है। सोसाइटी बनाने के अपने फायदे हैं, इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। सोसाइटी में जो डोनेशंस देता है सेक्शन 80G में उसको डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, सरकार से बहुत सारे इनको चंदे या डोनेशंस मिलते रहते हैं। सोसाइटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर चलती है, मतलब हर मेंबर अपनी बात यहाँ पर रख सकता है। और यहाँ का मैनेजमेंट कैसा हो ये मेंबर्स आपस में वोट करके डिसाइड करते हैं। अब सवाल है कि सर इतना अच्छी चीज आप कंपनी के बारे, सोसाइटी के बारे में बता दिए, तो ये भी बता दो कि सोसाइटी को बनाए कैसे। सोसाइटी को बनाना है ना, तुमको अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास। अब सवाल है तुम कौन, तो तुम मतलब 7 ऐसे कैपेबल लोग होने चाहिए, ठीक है, जो सोसाइटी को बनाने के लिए अप्लाई करें। ठीक है, मिनिमम 7 पीपल्स चाहिए। तो इसके लिए तुम क्या करो, सबसे पहले एक नेम सिलेक्ट कर दो। जब सोसाइटी का नाम सिलेक्ट हो जाए तो इसका भी मेमोरेंडम आप बना दो। ठीक, आप मेमोरेंडम जैसे बना दिए सोसाइटी का, मेमोरेंडम बनाने के बाद आप क्या करो, ये सारी चीजें तैयार कर दो। क्या क्या चीज तैयार कर दो, सबसे पहला आप ये तैयार करो भाई, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का एक कवर लेटर जिसमें सारे मेंबर साइन करके, सारे मतलब 7 मेंबर साइन करके बोलेंगे कि सर हम अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की एक कॉपी तैयार करो। रूल एंड रेगुलेशन की एक कॉपी तैयार करो। एड्रेस प्रूफ तैयार करो कि सोसाइटी कहाँ पर है। सोसाइटी में जिसे सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट बनाया उससे डिक्लेरेशन दो। ठीक है, कोई मीटिंग वीटिंग हो गई हो तो उसका मिनट जमा करो। ठीक, उसके साथ जितने मेंबर है सबका पैन कार्ड लगेगा, सारे मेंबर का रेसिडेंस प्रूफ लगेगा। रेसिडेंस प्रूफ के लिए क्या जमा करा सकते हो, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। एकदम ईजी है, देखो 7 या 7 से ज्यादा लोग को अप्लाई करना है। कैसे, पहले नाम सिलेक्ट करो, एमओए बनाओ, एमओए के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखो। ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया है क्या क्या, कवर लेटर मतलब एप्लीकेशन लेटर, एमओए की कॉपी, आर्टिकल की कॉपी। ठीक है, उसके बाद एक एड्रेस प्रूफ भाई की सोसाइटी कहाँ पर है, जो भी सोसाइटी का सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से एफिडेविट, मीटिंग का मिनट, प्लस जितने मेंबर्स होंगे सोसाइटी के उन सबका क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, उनका रेसिडेंस प्रूफ चाहिए। एमओए सारे क्लॉजेस के साथ आपको बना के रख लेना है, एओए सारे क्लॉजेस के साथ ओरिजिनल बना के रख लेना है। ठीक है, 4 पॉइंट तक जैसे अपन कर दिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको करना है 7वां पॉइंट, सारे मेंबर का सिग्नेचर करा दो। ठीक है, और एक डिक्लेरेशन दे दो प्रेसिडेंट से कि जिस वर्क, प्रेसिडेंट का मतलब होता है सोसाइटी की गवर्निंग कमेटी का प्रेसिडेंट, उससे डिक्लेरेशन दे दो कि वो कंपिटेंट है पोस्ट होल्ड करने के लिए। आप ये बीच का 5 और 6 पॉइंट ना करना, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी में जब इतनी फॉर्मेलिटी आप जमा करोगे तो आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सोसाइटी का भी कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ आ गया है। इतना करना है आज, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।